ठीक है, करूँ? ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम 8 पे पहुंच गए हैं और मैंने आपको कहा था कि हम स्टेलर रेवोल्यूशन को इंट्रोडक्टरी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो इस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था, हम बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे। थोड़ा सा स्टेलर स्ट्रक्चर हम मेनली पढ़ रहे हैं, लेकिन अब स्टेलर स्ट्रक्चर की कम से कम हाइड्रोस्टैटिक की इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हमें काफ़ी फिज़िक्स समझाती है। हम उसके बारे में सोच सकते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं स्टेलर एवोल्यूशन में कुछ चीज़ें समझने के लिए। सो एक ये बहुत डेप्थ में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस वगैरह के साथ नहीं होगा, बट कम से कम प्रोसेस तो हमें पूरा पता चल जाए कि स्टार्स में क्या होता है। और सो ग्रेविटी, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन चीज़ों पे थोड़ी सी बात होगी। और इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मैंने कहा इफ़ टाइम, बट ये प्रॉबेबली नेक्स्ट टाइम पे ही मैं छोड़ूंगी। सो स्टेलर एवोल्यूशन, अभी स्टेलर एवोल्यूशन हम कर रहे हैं, लेकिन हम वापस जो मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बताई, उसको थोड़ा सा दोबारा उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो हमने क्या देखा था कि दो चीज़ों के दरमियान प्रेशर होता है स्टार में इस तरह से। ग्रेविटी जो है, ये ग्रीन लाइंस जो हैं, ये इनवर्ड जा रही होती है, और कोई आउटवर्ड प्रेशर होता है जो उसको बैलेंस कर रहा होता है। अगर बैलेंस कर रहा होगा, बैलेंस एग्जैक्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टार ना एक्सपैंड करेगा, ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना कोलैप्स करेगा, जो कि मेन सीक्वेंस पे जब स्टेबल होता है स्टार तो यही वाला इक्विलिब्रियम पाया जाता है। बट थ्रू आउट स्टार्स की जो लाइव्स हैं, थ्रू आउट द स्टार्स लाइव्स, देयर इज़ अ कांस्टेंट इंटरप्ले बिटवीन दीज टू फोर्सेस। इनफैक्ट जो लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल किया जाता है बुक्स में वो है कि एक डायनामिक स्ट्रगल या टसल या टग ऑफ वॉर जो है पाई जाती है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान। ठीक है, सो एक ग्रेविटेशन जो अंदर कोलैप्स की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ सिस्टम को लेके जाएगी, और फिर कोई प्रेशर जो उसको आउटवर्ड एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगा। सो डायनामिक का वर्ड क्यों यूज़ किया? स्ट्रगल तो समझ आ जाती है, इन दोनों फोर्सेस में से जो डोमिनेट करेगी उसके मुताबिक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगी। डायनामिक इसलिए क्योंकि ये बैलेंस जो है ये चेंज करता रहता है मुख्तलिफ स्टेजेस स्टार्स की जो लाइव्स होती हैं उसमें। सो कौन सी फोर्स इनमें से डोमिनेट करेगी वो डिटर्मिन करती है कि स्टार के साथ नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, सो द स्ट्रगल बिटवीन दीज फोर्सेस डिफाइंस स्टेप्स इन स्टेलर एवोल्यूशन। सो इस वजह से ये जितना हमने पढ़ा है या समझा है, ये हमें एक्चुअली अच्छी खासी चीज़ें हम इसकी बेसिस पे समझ सकते हैं। हमने ग्रेविटेशन पे तो काफ़ी थोड़ा देख लिया है, ग्रेविटेशन की इक्वेशन लिख ली, फोर्स कैसी होती है, इनवर्ड शेल थ्योरम के थ्रू भी समझ लिया कि किसका बिहेवियर कैसा होता है। प्रेशर पे मैंने अभी तक कोई ख़ास बात नहीं की। सो इसके जो है कुछ डिटेल्स अगले चंद लेक्चर्स में प्रेशर के ऊपर ज़्यादा काम करूँगी मैं। देखिए, ठीक है, ये प्रेशर आता कहाँ से है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किन टाइप्स का प्रेशर यूजुअली हम बात करते हैं जब प्रेशर की बात करते हैं। सो फॉर स्टार्स ऑन द मेन सीक्वेंस, ये जो प्रेशर है, ये जो ऑरेंज लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, ये थर्मल गैस प्रेशर हो सकता है और रेडिएशन प्रेशर हो सकता है। ठीक है, ये अभी फ्यूचर लेक्चर्स में हम इनको देखेंगे, इन चीज़ों को। अभी मैं इस पर दोबारा आती हूँ। पहले मैं साइड नोट यहाँ पे ये जो है ये बता दूँ आपको। वाइट ड्वार्फ्स जो कि ख़ास टाइप के स्टार्स होते हैं, और न्यूट्रॉन स्टार्स जो कि ख़ास टाइप के स्टार्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली स्टार्स की लाइव्स, जो हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं उसमें। उसमें जो आउटवर्ड प्रेशर है वो ये नहीं होता, थर्मल गैस प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर नहीं होता, बल्कि एक डीजेनरेसी प्रेशर कहलाता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स से एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास आता है। तो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स है, अभी इसको हम फ़िलहाल थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। कोशिश करूँगी किसी एक लेक्चर में इसको थोड़ा सा, अगर इक्वेशंस के साथ नहीं तो कॉन्सेप्चुअली कम से कम समझा दूँ मैं। कुछ इक्वेशंस के साथ भी हो सकता है। दो टाइप्स की डीजेनरेसी हो सकती है स्टार्स के मामले में, जिनका हमें पता है। एक इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी होती है वाइट ड्वार्फ्स में, जो आउटवर्ड प्रेशर है वो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी की वजह से होता है। और
और जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उनमें न्यूट्रॉन डीजेनरेसी की वजह से होता है। तो अभी बस ये वर्ड्स सीख लें ताकि आपको पता हो कि डीजेनरेसी कोई चीज़ है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, और इसका आइडिया बेसिकली ये है कि आप एक लिमिटेड स्पेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स एक ही जैसे नहीं डाल सकते, एक ही स्टेट में नहीं डाल सकते। फर्मियॉन्स के बारे में कहते हैं, खैर इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं इसको ज़्यादा नहीं इसमें नहीं जा रही। सो थर्मल गैस प्रेशर और रेडिएशन प्रेशर पे जो है हम अभी बात कर रहे हैं। सो इन कमिंग लेक्चर्स में मैंने कहा इनको हम ज़्यादा देखेंगे, बट इनको आज के लेक्चर में भी हम जहन में थोड़ा सा रखते हैं। और इन पर्टिकुलर आपको कौन सी चीज़ जहन में रखनी है कि गैस प्रेशर इंक्रीज़ करता है किसी भी गैस का जब टेम्परेचर राइज़ करता है, ठीक है। सो ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ होगा लोगों ने। अगर थर्मोडायनामिक्स में नहीं भी पढ़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई अलग चीज़ हो। बलून हमने देखा है, ठीक है, बलून में हवा भरी जाती है, उसका रबर का बलून होता है, और एक ख़ास प्रेशर वो जो उसके अंदर हवा भरी गई है वो एग्जर्ट कर रहा होता है इस बलून की वॉल्स पे। आपने ये देखा होगा कि गर्मी में या उसको हीटर के करीब कभी कोई बच्चा अगर ले जाए गुब्बारे को अपने, तो वो एक्सपैंड करती है गैस एक्चुअली, और थोड़ी देर में फट जाता है वो उसकी जो इलास्टिक लिमिट है उस रबर की जो बलून को बना रहा है, उससे ज़्यादा वो गैस प्रेशर एक्सपैंड करने उस पर अप्लाई करने लग जाती है, और एज अ रिज़ल्ट वो नहीं बचता और फिर वो फट जाता है। सो हमें इंट्यूटिवली भी मेरा ख्याल है इस चीज़ का आइडिया है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर जो है बढ़ता है किसी भी गैस का, कम से कम। टायरों में हवा के बारे में भी वो मौसम के लिहाज से देखा जाता है कि क्या करना चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि आप पानी की बोतल बाहर सख्त गर्मी में लेके जाएं और बाद में किसी ठंडे कमरे में ले आएँ या फ्रिज में रख दें, वही बोतल फुल सील नहीं हुई हुई जो पर जो हाथ से बंद हुई हुई होती है, तो आपने देखा होगा वो कई दफ़ा कोलैप्स ही कर जाती है, क्योंकि वही जो उसके अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है वो आपका कम हो रहा होता है। तो इस तरह की हमारी रोज़ की एग्जांपल्स हैं। तो हमने जहन में क्या पिक्चर रखनी है अभी के लिए, आज के लेक्चर के लिए। आगे इसको मैं पार्टिकल्स के लेवल पे दिखाऊंगी, डिराइव करके दिखाना चाहती हूँ इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कम से कम बिगिनर पार्ट में ये किया जाता है, तो करवाऊंगी। बट आज के लिए ये जहन में रखना है कि अच्छा, टेम्परेचर किसी गैस का, ये उसका नतीजा क्या होगा वो डिटर्मिन करेगा कि वो प्रेशर कितना अप्लाई कर रही है। तो स्टार के केस में फिर क्या होगा कि अगर जो स्टार के अंदर गैस है, स्टार की गैस है जो कि मेनली हाइड्रोजन हीलियम होती है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आउटवर्ड प्रेशर ये वाला ये जो ऑरेंज लाइंस हैं ये ज़्यादा होगा, और अगर कहीं पे टेम्परेचर कम होगा तो ये कम होगा, ठीक है। ओके, सो ग्रेविटेशन एंड आउटवर्ड प्रेशर मैंने कहा इंपॉर्टेंट इन स्टेलर रेवोल्यूशन है। सो अब देखते हैं कि स्टार फॉर्मेशन में, कि अब हम शुरू से स्टेलर रेवोल्यूशन ले रहे हैं, तो हम स्टार फॉर्मेशन में शुरू से हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्स बनते कैसे हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था एक स्लाइड, वही वाली है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन वाला सेक्शन था, एक स्टेलर रेवोल्यूशन वाला सेक्शन था और स्टेलर स्ट्रक्चर वाला था। हम स्टेलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें इक्वेशंस ऑफ स्ट्रक्चर में हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था ये ख़ास केस में इक्विलिब्रियम पाया जाता है जब मेन सीक्वेंस के ऊपर स्टार हो। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं और ये फॉर्मेशन वाला पार्ट जो है ये देख रहे हैं। इसके साथ अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे एक प्रोटोस्टार, तो हम प्रोटोस्टार से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज थोड़ी सी देखेंगे। प्रोटोस्टार क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी। सो वेयर आर स्टार्स फॉर्म्ड एंड हाउ? सबसे पहला सवाल ये है, पता है किसी को कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे? या सो गैस क्लाउड्स और नेबुलाज इन्होंने कहा है। तो लाइफ साइकिल में अगर हम देखें, जो ये भी मैं डायग्राम दिखा चुकी हूँ, ये सूरज जैसे स्टार्स हैं, 8 सोलर मास, अप टू 8 सोलर मासेस इनका मास होता है, उनका लाइफ साइकिल ऐसे होता है।
जो उससे ज़्यादा हाई मास के स्टार्स हैं उनका लाइफ साइकिल ऐसे होता है। स्टार्ट दोनों का यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेलर क्लाउड विद प्रोटोस्टार्स। तो अभी हम स्टेलर क्लाउड के ऊपर बात करेंगे, देखते हैं स्टेलर क्लाउड क्या होता है। तो हमने पहले स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज के बारे में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने इस पर कुछ टाइम स्पेंड किया था। ये वही वाली स्लाइड्स हैं एक्चुअली। तो हमने क्या कहा था, सूरज जो है वो एक स्टार है, और सूरज के अलावा इस तरह के बहुत सारे और स्टार्स हैं। ये कुछ करीब के स्टार्स हैं हमारे, और स्टार्स हो गए, ठीक है। तो लेकिन स्टार्स जो है ये अक्सर पाए जाते हैं बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिनको हम गैलेक्सीज कहते हैं। हमारा स्टार जो है ये मिल्की वे का हिस्सा है, जिसकी कुछ इस तरह से, ये आर्टिस्ट व्यू है, इस तरह से उसकी कन्फिगरेशन है। ये एक और गैलेक्सी है जिसकी एक्चुअल पिक्चर है। हाँ, गैलेक्सीज़ के बारे में हमने बात की थी, और गैलेक्सीज़ के बारे में भी हमने कहा था कि ये खुद पार्ट होती हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स का, ठीक है। और हमने ये कहा था इस तरह की सारे एलिमेंट्स, गैलेक्सीज, सुपर क्लस्टर्स वगैरह सब मिलके यूनिवर्स जो है आपके पॉपुलेट कर रही हैं। हमने जब ये बात की स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज की, तो हमने कहा गैलेक्सीज ग्रुपिंग्स ऑफ स्टार्स हैं, स्टार सिस्टम्स हैं एक तरह के, और क्लस्टर्स जो है वो ग्रुपिंग्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। बट इसके अंदर, जैसे अब ये भी जो पीछे स्लाइड है एक, यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट मैंने बनाई थी कि एक्चुअली गैलेक्सीज में ये सब कुछ होता है। तो इनमें तो कुछ स्टार टाइप की चीज़ें हैं, वाइट ब्राउन डवार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह, ये गैस और डस्ट भी है। ये जो है इस पे हमने बात नहीं की। और यहाँ जो अभी मैं कह रही हूँ वो ये है कि बट द स्पेस बिटवीन स्टार्स स्लैश गैलेक्सीज इज़ नॉट completely empty. There is interstellar matter and intergalactic matter, ठीक है। तो इंटरस्टेलर का क्या मतलब हुआ, स्टेलर होता है स्टार्स, तो इंटरस्टेलर का क्या मतलब हुआ, स्टार्स के दरमियान, ये स्टार्स के दरमियान, ठीक है। और इंटरगैलेक्टिक का क्या मतलब हुआ, गैलेक्टिक होता है गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के दरमियान, ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टार्स नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान भी कुछ मैटर पाया जाएगा, और यहाँ जहाँ गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान भी कुछ मैटर पाया जाएगा। तो उसको इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक मैटर करते हैं। मेरा फोकस ज़्यादा इंटरस्टेलर मैटर या मीडियम भी इसके लिए यूज़ होता है, और इसको मुखफ़फ़ ISM किया जाता है, ठीक है। और तो मेरा फोकस ज़्यादा इंटरस्टेलर मीडियम पे है। इंटरगैलेक्टिक मीडियम का सिर्फ हल्का सा यहाँ पे मैं जिक्र कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्टडीज़ हैं, इन पर अच्छा खासे पेपर्स लिखे जाते हैं। सो इंटरस्टेलर मीडियम जो है क्या है, मैटर विद इन गैलेक्सीज, जिस तरह मैंने कहा, इन बिटवीन स्टार्स, ठीक है। और स्टार्स आर फॉर्म्ड विद इन दी ISM, ठीक है। इंटरस्टेलर मीडियम के अंदर ये फॉर्म होते हैं, तो इस वजह से जो हमारा टॉपिक है स्टेलर एवोल्यूशन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इंटरस्टेलर मीडियम में हाइड्रोजन पाई जाती है, तकरीबन 70% के करीब जो है इसका मास हाइड्रोजन में होता है। हीलियम तकरीबन 25% के करीब पाई जाती है। बाकी कुछ हेवियर एलिमेंट्स के ट्रेसेस और डस्ट भी है पाई जाती है। अच्छा, अब डस्ट क्या है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं, सो नैनोमीटर के स्केल पे हम आ जाएं, या थोड़े से उससे बड़े पीसेस बन जाएं, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे आ जाएं, उस साइज़ के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, किस तरह के मटेरियल्स होते हैं, कार्बन बेस्ड ग्राफाइट, हाइड्रोकार्बन्स की कुछ किस्में होती हैं, सिलिकेट्स यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम, वाटर, आइस, इस टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। सो ये इनका है परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी स्टार फॉर्मेशन में। यहाँ पे मैंने लिखा है वाइड वेरिएशंस इन डेंसिटी। इस पे आगे एक स्लाइड है, तो मैं इसको दोबारा इस पे टॉपिक पे आऊँगी। और इंटरगैलेक्टिक मीडियम का जिक्र मैं सिर्फ इसी स्लाइड में करूँगी, आगे नहीं कर रही। तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि वैसे ये क्या है। सो वही वाली बात है, गैलेक्सीज दूर दूर हैं पर उनके दरमियान कुछ ना कुछ मैटर पाया जाता है। और ये जो है एक इमेज है जो आपको दिखा रही है कि सो ये गैलेक्सीज हैं सारे, ये जो बड़े बड़े यहाँ पे हैं, और ये बुलेट क्लस्टर है उसकी इमेज है। और ये जो मैजेंटा कलर है यहाँ पे, ये सारा का सारा हॉट गैस है,
ठीक है, और ये एक्सरे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है ये देखा गया है। जो ये ब्लू में है ये मैप्ड डार्क मैटर है, ये अलहदा चीज़ है, बट जो हॉट गैस है ना ये है आपका इंटरगैलेक्टिक मीडियम। सो ये क्लस्टर्स के अंदर भी पाया जाता है इंटरगैलेक्टिक मीडियम, और क्लस्टर्स के दरमियान भी, ठीक है। सो एक तो ये है कि गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ मिल के क्लस्टर्स बना रही हैं, तो उनके इन बिटवीन जो है क्लस्टर के अंदर ये मादा पाया जाएगा। बट क्लस्टर अगर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक और है, तो इन बिटवीन क्लस्टर्स भी थोड़ा बहुत पाया जाएगा ये। सो ये गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ट्रेसेस ऑफ हेवियर एलिमेंट्स कुछ इसी टाइप का है। और ये यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है कि इसकी डेंसिटी IgM, डेंसिटी ऑफ IgM इज़ मच स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ ISM। सो इसकी डेंसिटी इंटरगैलेक्टिक मीडियम की इंटरस्टेलर मीडियम से बहुत कम होगी, ठीक है। सो तकरीबन हम इस तरह से बात करते हैं एक मॉलिक्यूल सेवरल मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। यानी 1 मीटर क्यूब आप सोच लें, 2-3 मीटर क्यूब ले लें, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाएगा। सो इतना कम है, लेकिन हम डिस्टेंसेस भी बहुत बड़े डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। सो ये बहुत कम है। अच्छा, इंटरस्टेलर मीडियम, इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं जो हमने शुरू में बात की थी लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में, बट स्पेशली लेक्चर 2 में, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशंस की बात की थी और मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस के बारे में इन पर्टिकुलर बात की थी। और ये लेक्चर इसलिए भी इंटरेस्टिंग है ये वाला कि ये थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि टाई इन कैसे होती हैं चीज़ें, क्योंकि अभी हम थोड़े थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देखा है, ग्रेविटी और जो आपकी ये दूसरा प्रेशर है उसके दरमियान इंटरप्ले की हम बात कर रहे हैं, तो वो थ्योरी हमें कुछ चीज़ें बता रही है। एवोल्यूशन भी एक थ्योरी वाली चीज़ है, लेकिन साथ में अब हम इसको ऑब्जर्वेशन से भी जोड़ रहे हैं, और अब हम कह रहे हैं इंटरस्टेलर मीडियम में ये पैदा होते हैं। सो इंटरस्टेलर मीडियम की ऑब्जर्वेशंस कहाँ से, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ क्योंकि इसकी हैं बेतहाशा एग्जांपल्स। ये आपको याद होगा, ये हमारी मिल्की वे की इमेज है विजिबल लाइट में, ठीक है। सो ये मिल्की वे है, ये उसका सेंटर है। विजिबल लाइट में हमने नोट किया था कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स ये डार्क हैं, ठीक है। और यही इमेज जब हमने इंफ्रारेड में ली थी तो ये वाले डार्क पार्ट्स नहीं थे। इंफ्रारेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंफ्रारेड जो है वो जो डस्ट है में एब्जॉर्ब नहीं होती इंफ्रारेड लाइट, जबकि विजिबल लाइट जो है वो डस्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो हो क्या रहा है, यहाँ पे डस्ट पाई जाती है लेकिन इंफ्रारेड उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही, और वो जो डस्ट है, जो विजिबल लाइट यहाँ से गैलेक्सी से आ रही है, वो डस्ट में एब्जॉर्ब हो रही है। सो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पिछले साइड पे मैंने आपको कहा था माइक्रोस्कोपिक और नैनोमीटर वाले स्केल वाले, वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं उनका इफेक्ट, ठीक है। सो स्टार लाइट, ये जो डार्क रीजन्स हैं, ये स्टार लाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय डस्ट है, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द ट्रू स्टार डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से नज़र आ रही है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस डस्ट से नहीं इफेक्ट होती। एक और इमेज भी दिखाई थी, ये रेडियो वेव्स के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, ये उसकी इमेज थी। रेडियो वेव्स की मैंने 2 दिखाई थी इस तरह की। एक वो थी जिसमें कंबाइंड मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन हुई थी, वो दोबारा नहीं दिखा रही। ये ऑब्जर्वेशंस है एक ख़ास वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। वेवलेंथ है 21 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। 21 सेंटीमीटर की जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ये उसका मैप बना हुआ है उसी गैलेक्सी के हिसाब से। इस 21 सेंटीमीटर लाइन की क्या ख़ास बात है, और आगे अगर किसी पॉइंट पे मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशंस के बारे में आपको बताया तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ज़्यादा बात होगी, बट ये ख़ास वेवलेंथ पे आप समझ लें या ख़ास एनर्जी के ऊपर ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं। ये ख़ास एनर्जी जो है ये तब आती है जब इसकी ऑब्जर्वेशंस तब आती हैं जब न्यूट्रल हाइड्रोजन कहीं पे पाई जाती है। न्यूट्रल हाइड्रोजन का क्या, और एटॉमिक, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं इस जगह पे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं, H2 मॉलिक्यूल की नहीं बात कर रहे जिसमें हम 2 हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये इंडिविजुअल एटम्स की बात कर रहे हैं, बट ये आयनाइज्ड नहीं है,
ठीक है, ये पूरे आपके न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ये उसकी निशानदेही कर रही है। अगर कोई इसकी फ़िज़िक्स देखना चाहता हो कि ये कहाँ से है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट अगर नहीं है, अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको ना देखें। ये आती है जब आपके हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका स्पिन या अप होता है या डाउन होता है। तो ये भी क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो स्पॉन्टेनियसली कभी कभार फ्लिप करता है। ठीक है, अप से डाउन, डाउन से अप। जब वो फ्लिप करता है तो उसका एनर्जी लेवल बदलता है, और जब एनर्जी लेवल बदलता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और एक ख़ास अमाउंट से एनर्जी रिलीज़ करेगा जो आपको एक ख़ास वेवलेंथ के फोटॉन्स देगा। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है, नज़र आ रहा है मैप दिया हुआ है, सो आई एम नॉट श्योर, वही चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद कोई अपनी तरफ से तुक्का चला दूँगी, आई एम नॉट श्योर। बट इसकी ये रेफरेंस भी है, इसको जाके देखा भी जा सकता है, आई एम श्योर इसका पेपर भी होगा। ये जो न्यूट्रल हाइड्रोजन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टार फॉर्मेशन में। एक्चुअली सारी हाइड्रोजन ही स्टार फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी मैंने आपको कहा 75% तकरीबन हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो उनमें से कुछ न्यूट्रल हाइड्रोजन में पाई जाएगी, कुछ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में पाई जाएगी जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, और कुछ आयनाइज्ड हाइड्रोजन भी पाई जाती है लेकिन वो हॉटर एरियाज़ में होती है। सो ये स्टार फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको अक्सर ये जो न्यूट्रल हाइड्रोजन है इसको कहा जाता है रिजर्वॉयर फॉर स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये ऐसी जगह है जिसके थ्रू कल को स्टार्स बन सकते हैं। कल को का मतलब है कि न्यूट्रल हाइड्रोजन एट सम पॉइंट कन्वर्ट हो सकती है टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 में, और इसके लिए डस्ट ज़रूरी होती है। मैंने कहा था डस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, डस्ट के बगैर भी बन सकती है, बट डस्ट इसको जल्दी करती है प्रोसेस को, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो सकती है अगर कंडीशंस इसके लिए इकट्ठी हुई हो स्टार फॉर्मेशन के लिए। और मैंने एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा नहीं दी, बट सिमिलरली अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एज अपोज टू H एटम, हाइड्रोजन एटम्स। डस्ट को भी जो है ये जो फ्यू मॉलिक्यूल्स टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मैंने आपको जो बताया था, ये सारा ग्राफाइट वगैरह, ये भी मुख्तलिफ टाइप्स की ऑब्जर्वेशन से रिवील हो सकती है इनकी प्रेजेंस, और ये स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब ये है कि हम फ्रीक्वेंसी वाइज या वेवलेंथ वाइज या एनर्जी वाइज देख रहे हैं, सेपरेट कर करके, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये देखें पूरी लाइट कितनी आ रही है। हम ये देखते हैं नहीं, ब्लू लाइट कितनी आ रही है, रेड लाइट कितनी आ रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह से देखते हैं। फिर उसमें लाइंस आती हैं और स्ट्रक्चर्स और चीज़ें आती हैं। तो ये मैंने आपको क्विक असाइड यहाँ पे किया। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो हमने शुरू में बात की थी। सो वो जो थे लेक्चर्स, वो एक तरह से हाइपोथेटिकल से इस तरह से लगते हैं कि अच्छा सारी वेवलेंथ्स पे ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा नज़र आता है कि अच्छा ये जब मिल के आती हैं या तो इसका प्रैक्टिकली हम इसमें से किस तरह समझ सकते हैं चीज़ें। सो विजिबल लाइट वर्सेस इंफ्रारेड, जो पहली मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, वो आपको बता रही है प्रेजेंस ऑफ डस्ट। ठीक है, क्योंकि एक में एब्जॉर्प्शन हो रही है थ्रू डस्ट और एक में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। रेडियो वेव्स एट 21 सेंटीमीटर एक ख़ास वेवलेंथ या एक ख़ास एनर्जी है, ये आपकी न्यूट्रल हाइड्रोजन की बता रही है प्रेजेंस, वो जो रिजर्वॉयर है उसके बारे में बता रही है। अदर वेवलेंथ्स पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो अदर एलिमेंट्स की आपको प्रेजेंस बताएंगे। इसी तरह हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की प्रेजेंस भी देख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एक्चुअली विद स्टार फॉर्मेशन। सो कंबाइंड पिक्चर इन सारी चीज़ों की हमें पता चलता है रीजन्स वेयर स्टार फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल, और इनफैक्ट वो रीजन्स भी हमें पता चलते हैं जहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो रही है। तो उसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये है ये हेयर इज़ अनदर एग्जांपल। सो ये एक गैलेक्सी है M61, ये व्यू की गई है। ये जो मेजॉरिटी आपकी पिक्चर है ये विजिबल लाइट के मुख्तलिफ फ़िल्टर्स से ली गई है।
ठीक है, कंबाइंड है विजिबल लाइट से। बट ये जो इसमें ये रेड ऑरेंज सा बीच में कलर नज़र आ रहा है, ये भी एक ख़ास वेवलेंथ पे ली है। वो 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ थी, ये 656 नानोमीटर की वेवलेंथ है। अगर किसी को नानोमीटर्स अपने थोड़े से याद है तो ये विजिबल लाइट के अंदर आएगी, ठीक है, और विजिबल लाइट के रेड एरिया में ये फॉल करती है, ठीक है। तो ये ख़ास वेवलेंथ है, रेड विजिबल लाइट के एरिया में फॉल करती है। इसको हम एच अल्फ़ा भी कहते हैं, एच अल्फ़ा लाइन। और ये आपको, मैं जो कह रही थी, ये आपको प्रेजेंस बताती है आयनाइज्ड हाइड्रोजन की, ठीक है। सो और इस तरह के रीजन्स को हम एक्चुअली एच अल्फ़ा ऑब्जर्वेशंस के थ्रू देखेंगे भी कह सकते हैं, और इनको हम H2 रीजन्स भी कहते हैं। लेकिन H2, वो जो पिछला H2 था ना, उससे फ़र्क है, ठीक है। सो वो जो H2 था, ये यहाँ पे था, कहाँ पे था, ये हाइड्रोजन एटम है, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते आ रहे हैं। ये जो 2 है, ये रोमन उसमें लिखा हुआ है, कैपिटल आई करके लिखा हुआ है, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है। इसका सिंपली मतलब वही होता है डबली आयनाइज्ड, सिंगली आयनाइज्ड, सॉरी, हाइड्रोजन। H1 जो है वो नॉन आयनाइज्ड होता है, इसलिए वो जो पिछली स्लाइड थी ब्लू वाली, वो H1 मैंने वहाँ पे लिखा था। H2 जो है वो सिंगली आयनाइज्ड होता है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला हुआ है। सो ये जो रीजन्स हैं यहाँ, ये एक्टिव स्टार फॉर्मेशन बता रहे होते हैं। इसका मैंने आगे बताया है कि नहीं बताया। ये एक्टिव स्टार फॉर्मेशन, इसको हम समझ सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि जहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे नए नए बड़े बड़े स्टार्स यूजुअली बनते हैं, बड़े मैसिव स्टार्स बनते हैं, और वो अभी गैस वहाँ पे कुछ मौजूद भी होती है। सो एज अ रिज़ल्ट वो हीट अप करेंगे, इस इर्द गिर्द के इंटरस्टेलर मीडियम को हीट अप करेंगे तो आयनाइज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इस गैलेक्सी में हमें अब नज़र आ रहा है, ये स्पाइरल ब्रांचेस के अंदर स्टार फॉर्मेशन हो रही है। हमारी अपनी गैलेक्सी में भी स्पाइरल की जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर काफ़ी स्टार फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे आयनाइजेशन एग्जैक्ट जो जगह है वहाँ पे हम आयनाइजेशन, ठीक है। सो ये 3 टाइप्स का तो हमने देख लिया है कि एक विजिबल वर्सेस इंफ्रारेड को देख लिया है, H1 रीजन्स देख लिया है कैसे देखते हैं, H2 रीजन्स देख लिए हैं कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मैंने नहीं बताया, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी भी इमेजेस मिल जाती हैं आपको। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने स्टार पे। ये तो थोड़ा सा इंटरस्टेलर मीडियम हमने देखा है क्या होता है, ठीक है। अब हमने इस तरह से सोचना है, अपने लेक्चर्स पिछलों को जहन में रखना है, और अब आप इमेजिन करें ये जैसे ये एक मॉलिक्यूलर क्लाउड है। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये इसका साइज़ जो है रफली 70 to 90 लाइट ईयर्स है अक्रॉस। तो अगर आपको याद हो तो हमसे सूरज से जो क्लोजेस्ट स्टार है वो 4 लाइट ईयर्स पे है। सो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें एक सोलर सिस्टम कोई भी छोटा सा जो ब्राइट सा कोई स्पॉट नज़र आ रहा है, आप समझ लेंगे सोलर सिस्टम के तकरीबन बराबर ये पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा है। अब इसी तरह की गैस और इंटरस्टेलर मीडियम पाया जाता है, स्पेशली गैलेक्सीज़ में इस तरह की। ये जो पिछली स्लाइड थी इसमें जो नज़र आ रहा था, आई डोंट नो ये फिर फंस गया, इसमें इस तरह के रीजन्स में पाया जाता है गैस। अब हमने जो पीछे पढ़ी हैं चीज़ें ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या होगा इनके साथ, या अगर कहीं पे मैटर हो पाया जाए, गैसियस मैटर पाया जाए यूनिवर्स में, ठीक है। तो यही ऐसा ही है, उसको कोलैप्स करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन का यही देखा है कि ग्रेविटेशन तो उसको कोलैप्स कराएगी, जहाँ पे मास मौजूद होगा वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
और अनलेस कोई चीज़ हो जो उसको अपोज कर रही हो, जो कि हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखा है, प्रेशर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, बट अनलेस कोई उसको चीज़ अपोज कर रही हो, वो अट्रैक्ट होगा और वो गिरेगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पे एक साइड नोट मैं एक और भी ऐड कर दूँ, मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई बट मेरे जहन में था कि मैं ये बात करूँगी। फोर्सेस 4 हैं आपकी फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग फोर्स, मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से इस वक्त चल रही हूँ। स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फिर उसके बाद वीक फोर्स है, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर मेरे जहन सही काम कर रहा है, लगभग 10⁻⁻41 टाइम्स छोटी है ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के मुकाबले में। ये नंबर चेक कर लेना, बट मेरी मेमोरी से ये निकल रहा है, ठीक है। तो रफली इसी टाइप का है कोई नंबर। सो बहुत वीक है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड अदर फोर्सेस एज वेल। बट इनमें से दो फोर्सेस जो हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं काम करती, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे काम करती हैं, इसलिए पार्टिकल फिजिक्स में एक्चुअली उनका ज़्यादा जिक्र होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे उनका नहीं होता। पीछे रह जाती हैं आपकी दो फोर्सेस जो कि हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और हमें ये पता है कि इनकी फोर्स दोनों के केस में प्रोपोर्शनल होती है टू 1/r², है ना। 1/r² का क्या मतलब है कि दो बॉडीज़ अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं तो उनके दरमियान जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ये फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। जितना करीब आते जाएंगे ये छोटी होती जाएगी चीज़, एज अ रिज़ल्ट ये बढ़ता जाएगा। बट ये ज़ीरो कहीं पे नहीं होगी, ज़ीरो तभी होगी जब ये r∞ हो जाएगा, तो आगे जा दूर जाके बहुत कम हो जाएगी, बट ज़ीरो नहीं होगी। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस हैं, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे एक्ट करती हैं। अब इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे वीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। उसके लिए चार्ज होना ज़रूरी है। मैटर एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक है। चार्जेस पाए जाते हैं स्पेस में भी, लेकिन मैटर एज अ होल जनरली न्यूट्रल है। तो पीछे लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करने के लिए कौन सी फोर्स बच जाती है? ग्रेविटेशन है, ठीक है। सो ग्रेविटेशन इनकी जो हम चीज़ें देख रहे हैं इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एस्ट्रोफिज़िक्स में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एज आपकी थिंकिंग बढ़ती जाती है, जब आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो हम इस तरफ, मतलब मैं आपको थोड़ा इस तरफ लाना चाह रही हूँ कि हम सोचें हर वक्त इसके बारे में कि अच्छा ग्रेविटेशन एक्ट कर रही होगी, ठीक है। बहुत से सिस्टम्स में हम एस्ट्रोफिज़िक्स में भी ग्रेविटेशन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वीक फोर्स है और बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन पीछे होती ज़रूर है। और ये जो आपके सारे लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स हैं, गैलेक्सीज, ये आपके क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज और स्टार फॉर्मेशन, इसमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो ग्रेविटेशन की टर्म्स में सोचना, पुल टुगेदर हो रही हैं चीज़ें और कुछ ना कुछ इनको स्ट्रक्चर दे रही है, कोई चीज़ है जो अपोज कर रही है उस ग्रेविटेशन को। इन टर्म्स में सोचना अच्छा है। आप गैलेक्सीज़ के बारे में सोचें क्या चीज़ हो रही है, आप स्टार्स के बारे में क्या सोचें कि क्या चीज़ हो रही है, और आप क्लाउड के बारे में सोचें कि क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है वो क्लाउड है। सो क्लाउड के बारे में आपने ठीक कहा कि चूँकि मैटर है, चूँकि उसके पास मास है, उसको कोलैप्स करना चाहिए अनलेस वो जो है कोई अपोज कर रही हो उसको चीज़, ठीक है। सो जो हमने पढ़ा है उसकी टर्म्स में हम सोच सकते हैं कि इफ़ ग्रेविटी डोमिनेट्स, सो इफ़ मैंने अभी यहाँ पे कहा अगर ग्रेविटी डोमिनेट करेगी तो वो प्रेशर को ओवरकम कर देगी, या कोई और अपोज कर रही है फोर्स, या कोई और चीज़ है जो स्ट्रक्चर दे रही है उसको, तो क्लाउड जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और कोलैप्स करना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर तो कोलैप्स नहीं करेगी, फिर हमारा स्टार फॉर्मेशन नहीं होगी वहाँ पे। किस टाइप की अपोजिंग फोर्सेस हो सकती हैं? प्रेशर तो हमने देखा है, स्टेलर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में। मोशन भी हो सकती है, ये मूवमेंट भी हो सकती है इनके पास। मूवमेंट होगी अपनी किसी वजह से, अगर इनमें वेलोसिटी है तो वो
टर्बुलेंस टाइप की चीज़, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस गैस के लिए कोलैप्स करना। मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रेजेंस भी डिस्टर्ब कर सकती है अगर यहाँ पे स्पेशली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन, अगर बाहर से कहीं से रेडिएशन आ रही है कुछ चीज़ इसको, तो वो भी कर सकती है। हाँ, एक्सटर्नल रेडिएशन एक ही बात है, ठीक है। सो कहाँ पे ये होगा कि कंडीशंस इकट्ठी हो जाएंगी कि ग्रेविटी डोमिनेट करेगी? ये यूजुअली होता है कोल्ड डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। कोल्ड क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा था जिस गैस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फिर ज़्यादा ग्रेविटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए। डेंस क्यों? क्योंकि ज़्यादा डेंस होगा तो मैटर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होगा, तो डेंस में ये मैटर का इकट्ठा होना ज़्यादा आसान होगा। किस टाइप का क्या चीज़ होती है? सो ग्रेविटी डोमिनेट करती है, ये एक इमेज है। क्लाउड बड़ा सारा है आपका, ये कोलैप्स करना शुरू करता है। यहाँ पे रफ टाइम स्केल्स भी आपको दिए हुए हैं कि इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुँचने में तकरीबन कितना टाइम लगता है। और ये टाइम स्केल्स दिए गए हैं आपको सन लाइक स्टार के लिए, ठीक है। बड़े स्टार्स के लिए फ़र्क होगा, प्रोसेस टाइम फ़र्क होंगे आपके। अच्छा, ये कोलैप्स करेगा, जितना कोलैप्स करेगा इसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। मास ज़्यादा करीब आना शुरू हो रहा है, मास करीब होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर राइज करेगा। ये भी वही आपकी प्रेशर बढ़ रहा है ना एक तरह से, तो टेम्परेचर राइज करेगा। और टेम्परेचर राइज करेगा स्पेशली ये जो सेंटर वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपका मास इकट्ठा हो रहा है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका आउटवर्ड प्रेशर जो है ग्रो करेगा। हाँ बल्कि ये एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं इसको डबल चेक भी करना चाह रही थी, मीज़ा के थ्रू भी मैं करना चाह रही थी। सिमुलेट करके मीज़ा करता है ये सिमुलेट, बल्कि आप एज अ फन घर जाके आप देख सकते हैं। और आप ये दो अपने 15 सोलर मास का आपके पास इनलिस्ट है, वहाँ पे इनलिस्ट में मैंने बताया था मास कहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको बदल के देख सकते हैं। 1 सोलर मास 15 सोलर मास से 1 सोलर मास पे उसको ले आएँ और उसको इवॉल्व करके देखें और देखें कि कहाँ पे आता है। हाँ, मैंने लिंक नहीं किया इसको मीज़ा के साथ, बट देख सकते हैं आप कि क्या उसका टाइम स्केल कैसे बदलता है। इसीलिए तो मैं टेम्प्टेड हूँ कि मीज़ा को दोबारा शामिल कर लूँ, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, वो इन सब चीज़ों को इलस्ट्रेट करके बताता है। सो आउटर प्रेशर बढ़ेगा, थर्मल प्रेशर, ठीक है। सो वंस अगेन ये मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको बताई है डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह में क्या फ़र्क में क्या रिलेशनशिप होता है। आगे इसको हम आराम से देखेंगे इक्वेशंस के थ्रू भी। सो ये आपकी स्टेज 2 आ गई, ठीक है। और अगली जो स्टेज है, इसमें एट सम पॉइंट इतना प्रेशर हो जाता है कि जो इसका कोर वाला पार्ट है वो उसको कुछ सपोर्ट करने लग जाता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर राइज कर जाता है सेंटर में, क्योंकि पहले तो कोलैप्स ही हो रहा है ना, होता जा रहा है कोलैप्स। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर का बढ़ने का मतलब यह है कि उस कोलैप्स को कुछ अपोज करनी शुरू हो जाएगी फोर्स, और एट सम पॉइंट इतना अपोज करनी शुरू हो जाएगी कि सेंटर में कुछ ना कुछ एक तरह का कोर जो है कुछ टाइम के लिए कम से कम सपोर्टेड होगा। समझ आ रही है सपोर्ट वाली चीज़, ठीक है। और एट दिस पॉइंट ये टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इंफ्रारेड इमिशन होगी। इंफ्रारेड का मैंने नहीं बनाया, इंफ्रारेड जो है ना, हाँ इंफ्रारेड का नहीं मैंने बनाया। इसको भी आप उसी तरह समझ सकते हैं कि लोहा धात आपने गर्म होते सबको पता है कि कैसे होती है। शुरू में लाल सी होती है, फिर ज़्यादा डार्क रेड होना शुरू हो जाए, ब्राइट रेड होना शुरू हो जाती है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, और फिर वाइटिश हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वाइट ब्लूइश भी हो सकती है। सो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर हमने एट सम पॉइंट ब्लैक बॉडी वाली चीज़ पढ़ी तो ये उसको हम देख भी सकेंगे। सो ये वाला कॉन्सेप्ट है। रेड से पहले वो इंफ्रारेड में ग्लो करता है, ठीक है, और भी लोअर एनर्जी पे ग्लो कर रहा होता है। सो ये जो प्रोटोस्टार है ये स्पेशली इंफ्रारेड में ग्लो कर रहा होता है। सो अगर आप इंफ्रारेड में ऑब्जर्वेशंस करें तो आप प्रोटोस्टार्स देख सकते हैं यूनिवर्स में।
प्रोटोस्टार बन गया ये वाली स्टेज, और अब क्या है कि अभी भी मास इसमें ऐड होता जा रहा है और स्टार या जो प्रोटोस्टार है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, टेम्परेचर और राइज करता जा रहा है। सेंटर में एट सम पॉइंट टेम्परेचर इतना राइज कर जाता है कि हम 10⁷ केल्विन की बात कर देते हैं। ठीक है, सो हमें आपको पता है कि 273 केल्विन वाली रेंज की आदत है। ये 10⁷ केल्विन है, यानी 10 बिलियन केल्विन का टेम्परेचर जो है ये पहुंच जाता है। ये जो है ये थ्रेशोल्ड है। किस चीज़ का थ्रेशोल्ड है? हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन का थ्रेशोल्ड है। और मेरा इरादा यही है कि अभी तो ये थर्मल उस वाला प्रेशर वाला पार्ट थोड़ा हो जाए तो उसके बाद कुछ फ्यूजन पे भी बात करेंगे, सोलर फ्यूजन कैसे होती है। सो ये थ्रेशोल्ड है हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन का। ओह अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले वो कोर ग्लो कर रही थी सिर्फ थर्मल प्रेशर की वजह से। अब क्या है? अब एकदम फ्यूजन शुरू होगी है, हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन कोर के अंदर। ठीक है, पूरे बाहर नहीं, हर जगह नहीं, क्योंकि हर जगह इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा। एक ख़ास जोन होगी सेंटर में जिसमें इतना बड़ा होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन हो रही है। अब उसमें रेडिएशन भी आ रही है और बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ रही है, फोटॉन्स, ठीक है, लाइट, और एज अ रिज़ल्ट वो मैटर और गर्म होगा आपका। ठीक है, सो अब जो है इतना ज़्यादा आपका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि वो ग्रेविटी को फुली बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो अब आपका स्टार स्टेबल हो जाएगा और अब आप हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गए हैं और अब आप ये मेन सीक्वेंस स्टार बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं मेन सीक्वेंस स्टार के ऊपर। ठीक है, अभी स्टार बनाया है हमने। सो मेन सीक्वेंस स्टार जो है इसको तो हमने थोड़ा पढ़ा भी है। ठीक है, कि हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकाली ही हमने इसके लिए है। ठीक है, तो इसको अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, बट फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टार्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम्स इन दिस फेज, मतलब ये मैंने उस दिन भी कहा था। मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम्स का मतलब है आखिरी जो इसके साथ प्रोसेस होता है, क्योंकि लास्ट टाइम सवाल आया था इस पर, आखिरी जो के साथ प्रोसेस होता है यानी वो एक्सप्लोड कर रहा है, या उसके मुकाबले में जो है ज़्यादातर लाइफ टाइम इस पे गुजरता है। ये वो स्टेज है जिसमें अब हम इसको ज़्यादा टेक्निकली बात कर सकते हैं। पहले हम कहते थे ये स्टेबल है स्टार यहाँ पे, अब इस स्टेज को एक्चुअली हम कहते हैं ये वो स्टेज है जिसमें हाइड्रोजन टू हीलियम, इसकी स्पेलिंग एच छोटा होना चाहिए, कोर में फ्यूजन हो रही है। सो इसकी पिक्चर ऐसे बनती है, ये स्टार है, ये उसके सेंटर में ये जो ब्लू सा रीजन है ये हाइड्रोजन फ्यूजन कोर है। जब स्टार इस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, उसमें ये हो रहा होता है, तो हम कहते हैं ये मेन सीक्वेंस स्टार है। ठीक है, सो फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द कोर वेयर द टेम्परेचर इज हाई इनफ। ठीक है, 10⁷ केल्विन जहाँ पे होगा। मेन सीक्वेंस बहुत टाइम इस पे स्टार गुजारेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द हाइड्रोजन इन द कोर रन्स आउट, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। स्टेज इन विच स्टार कन्वर्ट्स हाइड्रोजन टू हीलियम इन द कोर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको जब उसकी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी, ये एक्चुअली डिपेंडेंट है ऑन कितना फ्यूल उसके पास अवेलेबल है, कितना हाइड्रोजन उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, और ये कितना हाइड्रोजन उसके पास अवेलेबल है ये डिपेंड करता है मास ऑफ द स्टार के ऊपर। दूसरा जिस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ये दोनों लॉजिकल बातें हैं, वो ये होगा किस रेट पे वो हाइड्रोजन बर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूल बहुत ज़्यादा हो लेकिन बर्न भी बहुत ज़्यादा कर रहा है तो फिर उसका लाइफ टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो और ये रिलेटेड है, ये रेट एट विच हाइड्रोजन इज बर्न रिलेटेड है उसकी ल्यूमिनोसिटी के से। जो पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था या एक नया कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी बताई थी। ल्यूमिनोसिटी क्या है? टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। ये डायरेक्टली रिलेटेड है फ्यूजन के रेट से। सो मोर मैसिव स्टार्स जो हैं ये बर्न एनर्जी एट अ हायर रेट। ना सिर्फ उनके पास फ्यूल ज़्यादा है बल्कि वो दबा सा बर्न भी कर रहा होता है, मतलब अपना। सो एज अ रिज़ल्ट होता ये है कि बजाय इसके कि उनके लॉन्गर लाइफ टाइम्स हों, कि इस पहले लाइन को तो देख के लगेगा हमें कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन होता असल में उलट है। वो इतना ज़्यादा तेज़ी से फ्यूल खर्च करते हैं कि उनका शॉर्टर
लाइफ टाइम्स होते हैं। ये बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में भी थोड़ा सा यही हिसाब होता है उसका टैंक बड़ा होता है लेकिन कई दफ़ा जल्दी खर्च हो जाता है। लाइफ टाइम ऑफ अ स्टार, सूरज जैसे स्टार का लाइफ टाइम जो है तकरीबन 10 to the power 10 ईयर्स है, यानी 10 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, इसकी एक रफ सी कैलकुलेशन इस तरह से कर लेते हैं, की जाती है अक्सर, कि लाइफ टाइम ऑफ स्टार रफली इक्वल है मास डिवाइडेड बाय लुमिनोसिटी इनटू 10 to the power 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करके निकाल सकते हैं कि फॉर स्टार विद मास 60 सोलर मासेस, यानी सूरज से 60 टाइम्स उसका मास ज़्यादा है, उसका लाइफ टाइम, इसके लिए लुमिनोसिटी हमें चाहिए होगी, मैंने नहीं यहाँ पे लिखी हुई क्योंकि इसका मकसद कैलकुलेशन करवाना नहीं था आपसे। उसकी लाइफ टाइम तकरीबन होगी 6 × 10 to the power 5 ईयर्स। सो सूरज से ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाइज वो 10 to the power 10 है या 10 to the power 5 है। तो बहुत शॉर्ट टाइम है कंपेयर टू द सन इसका लाइफ टाइम मैसिव स्टार का। और सूरज से अगर छोटा स्टार ले लें, 0.1 सोलर मास का ले लें, इन 10 गुना उसका मास कम है, इसका लाइफ टाइम होगा तकरीबन 10 to the power 12 ईयर्स। 6 हाँ पता नहीं 6 आना भी चाहिए यहाँ पे कि नहीं, कि 0.6 ना हो, चेक कर लेंगे इसको बाद में, बट रफली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बाय 10 to the power 12 ईयर्स है। सो इतना टाइम ये स्टार्स जो हैं गुजारेंगे अपना मेंस की सीक्वेंस के बाद, और उसके बाद आ जाएंगे, सो मेंस की सीक्वेंस पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, रेड जाइंट फेज में, क्योंकि मेन सीक्वेंस में हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पहले भी देखा हुआ है क्या होता है। अच्छा, सो ये स्टार था आपका मेन सीक्वेंस पे। अगला स्टेप है सूरज जैसे स्टार्स का रेड जाइंट और दूसरों का रेड सुपर जाइंट। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस ही सूरज जैसे स्टार्स पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ फ़र्क आना शुरू हो जाते हैं, ऑल्दो सिमिलर हैं चीज़ें, बट पहले हम इसको देखते हैं, ये किसी और वक्त देखेंगे इसको ज़्यादा डिटेल में। सो रेड जाइंट पे मैं फोकस कर रही हूँ, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हम मैसिव स्टार्स जो हैं वो सुपर जाइंट फेज़ होती है। जो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम सन लाइक स्टार्स पे फोकस कर रहे हैं, 8 सोलर मासेस से लेस जिनका मास हो। जब हाइड्रोजन कोर में ख़त्म होनी शुरू हो गई तो फ्यूजन होना बंद हो जाएगी। ठीक है, सो फ्यूजन यहाँ पे क्यों कर रही थी, क्योंकि 10 to the power 7 केल्विन यहाँ का टेम्परेचर था। एल्सवेयर, ये जो इर्द गिर्द वाला रीजन है, यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रही थी। ठीक है, अब आपसे सवाल है कि जो हमने पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, दो फोर्सेस के बारे में, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, फ्यूजन जो है अगर बंद हो गई तो क्या होगा, कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी, ग्रेविटी डोमिनेट करेगी, क्योंकि आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट कर रहा था फ्यूजन, फ्यूजन ख़त्म हो गया तो ग्रेविटी डोमिनेट करेगी, ग्रेविटी डोमिनेट करेगी तो क्या होगा, स्टार कोलैप्स करेगा। कोर कॉन्ट्रैक्ट्स, the energy released from the core from fusion decreases, outward pressure will diminish, gravity dominates, the core contracts. The layers outside the core will also contract. अच्छा, ये कोर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बाहर वाले लेयर्स जो हैं ये भी जुड़े हुए हैं ना उसके साथ, तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। इन लेयर्स में बाय द वे अभी तक हाइड्रोजन मौजूद है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाहर वाली लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हीटअप होंगी, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है डेंसिटी ज़्यादा होती है, हीटअप होती है। इसका कुछ पार्ट जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ये इतना हीटअप हो जाएगा कि यहाँ पे अब 10 to the power 7 केल्विन का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो जाएगा। तो ये एक शेल लाइक रीजन होगा, सेंट्रल कोर, ये जो पहले ब्लू में थी ना या ब्रेड में दिखा रहे हैं, ये जो सेंट्रल कोर है इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा रीजन होगा जहाँ पे अब हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन शुरू हो जाएगी, बट एक शेल लाइक रीजन में। कोर में अब कुछ नहीं हो रहा, कोर में हीलियम बन गई है, तो ये लिखा हुआ है हीलियम कोर, नो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, उसके इर्द गिर्द एक पार्ट था जिसमें हाइड्रोजन अभी बची हुई थी, लेकिन उसका पहले थ्रेशोल्ड 10 to the power 7 केल्विन से नीचे था, लेकिन टेम्परेचर, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बढ़ गया, अब यहाँ पे फ्यूजन शुरू हो गई। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूजिंग शेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी।
हाइड्रोजन फ्यूजन नहीं शुरू होगी तो दोबारा एनर्जी रिलीज होगी। अब आपका क्या ख्याल है, अब क्या होगा? हाइड्रोजन फ्यूजन नए सिरे से शुरू हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, अब हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की टर्म्स में क्या होगा? ऐसे ही अंदर तो बन गया है, लेकिन अब शेल में हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन होगा, लेकिन हाँ, लेकिन उससे पहले चूंकि कॉन्ट्रैक्शन हुई थी तो अब प्रेशर थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए डोमिनेट करेगा, तो थोड़ी सी एक्सपेंशन होगी, ठीक है। स्पेशली जो है, so more energy will be released. Now the outward pressure increases again. As a result, the outer layers will expand. So especially ये बाहर की जो layers हैं ये expand करना शुरू करेंगी। अंदर तो वैसे भी कुछ भी नहीं होगा सर, बाहर वाली जो layers हैं ये expand करना शुरू हो जाएंगी। expand करेंगी तो स्टार बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं जाइंट। सो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये पहले स्टार का साइज ये था, अब ये एक्सपैंड करके ये हो गए, जाइंट हो गए। ये जो आउटर लेयर्स है ना, ये सेंटर यहाँ जहाँ पे फ्यूजन हो रही है इससे काफ़ी दूर है, दूर है, तो एज अ रिजल्ट ये उतनी हीटअप नहीं हो रही। इनका टेम्परेचर जो पहले स्टार का सरफेस टेम्परेचर था, इस नए स्टार के सरफेस टेम्परेचर का कम होगा, क्योंकि इसकी लेयर्स दूर हैं उससे। ये पुराना जो स्टार, इसको एक्चुअली मैंने करवाया है, यहाँ पे करवाया है आगे, ये है, किधर गई मेरी स्लाइड? हाँ चलें, वो प्लानिटरी नेबुला के केस में फ्यूजन पहले यहाँ हो रही थी सेंटर में, ठीक है, और ये सरफेस एरिया, सरफेस इतना दूर था उससे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन हो के जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो ज़्यादा आसानी से यहाँ पे पहुँच जाती थी, ठीक है। अब जो है फ्यूजन यहाँ हो रही है और सरफेस काफ़ी दूर है उससे, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा लेयर्स से गुजर के जा रही है और ओवरऑल ये सरफेस है भी ज़्यादा, तो यहाँ से ओवरऑल इस सरफेस का टेम्परेचर, बड़े वाले सरफेस का टेम्परेचर इस छोटे से टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है, क्योंकि वही एनर्जी बड़े सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वो ज़्यादा फासले पे जाके, ठीक है। सो ये कूलर होगा इसका सरफेस कंपेयर टू इस पुराने वाले के सरफेस से। तो अभी हमने क्या कहा था, जब कूल होती है, रेड ग्लो करता है जब कोई चीज़ रिलेटिवली कूल होती है कंपेयर टू येलो ग्लो करने के लिए। येलो वाइट धात जो है हमारा, वो लोहा, वो तब ग्लो करता है जब बहुत गर्म हो जाता है, शुरू में वो रेड ग्लो कर रहा होता है। सो अब आपका स्टार ना सिर्फ बड़ा हो गया, जाइंट इसलिए हुआ क्योंकि लेयर्स फैली हैं, बल्कि उसकी सरफेस रेड भी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो रिलेटिवली कूल है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं रेड जाइंट फेज, ठीक है। सो इवेंचुअली सूरज जैसा स्टार जो है वो इतना एक्सपैंड कर जाएगा कि अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। ये छोटी मोटी एक्सपेंशन नहीं है, ये करंट सन है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये तकरीबन इतना साइज अर्थ के ऑर्बिट को इनगल्फ कर रहा है। अगर आपको बास्केटबॉल वाली एक्सरसाइज पहले लेक्चर की याद हो, तो हमने एक बास्केटबॉल साइज कहा था सूरज का, और अपना मॉडल में हमने एक मोती जितना जो है वो अर्थ ली थी, और हमने कहा था ये 30 मीटर दूर होगा, और मैंने मैप पे आपको दिखाया था कि वो ये ब्लैक होल से बाहर निकल के सड़क पे पहुंच जाए तो वहाँ पे आपका जो है वो छोटा सा मोती पड़ा होगा। तो ये हमारा स्केल मॉडल बन रहा है सोलर सिस्टम का। अब क्या है कि वो जो बास्केटबॉल है वो ग्रो करके इतना बड़ा उसका रेडियस हो जाएगा कि वो पूरा उस 30 मीटर तक चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी सूरज आपका। सो ये उसको रिकॉल किया है, और बाय द वे ये सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है, मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे स्किप किए हैं। एक पर्टिकुलर केस ये होता है कि एट सम पॉइंट ये हीलियम कोर जो सेंटर में है, इसमें दोबारा फ्यूजन होती है, हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि फ्यूजन हीलियम की भी हो सकती है, कोई मतलब हो सकती है उसकी, ठीक है, पॉसिबल है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हीलियम फ्लैश।
बट इवेंचुअली कोर के अंदर आपके कार्बन और ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। बट ये प्रोसेस एक अलहदा है, सो मैंने इस वक्त कहा था कि मैं ज़रा डेप्थ में नहीं इतनी प्रेजेंटेशन दे रही इसकी। टाइम पे डिपेंड करता है, प्लानिटरी नेबुला करा दें। कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा करने की, या मैं ठहर में देख लूँ। अच्छा ये डिस्कशन, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, प्लानिटरी नेबुला, क्योंकि ये मैं चूँकि इतनी मेहनत से हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, शेल थ्योरम वगैरह किया है, तो मैं थोड़ा सा ये इक्वेशंस में भी काम करवाना चाह रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो उस पर थोड़ा खुल के टाइम लगाएं, बेहतर है बजाय इसके कि जल्दी जल्दी करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं, चलिए।